अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज का लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। तो जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज का जो हम अपना लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने पुराने पाक को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक कर सकें। तो जी हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा रूल है, आज का जो हमारा लेसन है वो है रूल नंबर 4। वो कौन सा है? रूल नंबर 4। अब देखते हैं कि रूल नंबर 4 कौन सा है। वो कहते हैं कि मीम साकिन के बाद दो हरूफ में से, मीम साकिन के बाद, ऊपर हमने कौन सा रूल पढ़ा था? रूल नंबर 3, नून साकिन या तनवीन का हमने रूल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम मीम साकिन का रूल पढ़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मीम साकिन के बाद दो हरूफ में से, दो हरूफ कौन से हैं? ये आपके सामने ये देखें ज़रा, बा या मीम। दो हरूफ ये हैं कि मीम साकिन के बाद दो हरूफ बा या मीम आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना या इख्फा होगा। ठीक है, मीम साकिन के बाद रूल नंबर 4 है, मीम साकिन के बाद अगर बा या मीम में से कोई हरफ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना या इख्फा होगा। ऊपर हमने नून साकिन और तनवीन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम मीम साकिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर मीम साकिन के बाद अगर तो मीम आ जाती है तो फिर तो वहाँ पे होगा इदगाम। अब इदगाम किसको बोला जाता है? इदगाम बोला जाता है साकिन हरफ को किसी मुतहर्रिक हरफ में मुदगम कर देना, इस तरह से मिला देना कि वहाँ पे गुन्ना हो और बा आ जाए तो वहाँ पे इख्फा होगा। तो अब हम इसको जो है वो तजवीद की रूह से देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इदगाम किसको बोला जाता है। इदगाम जान लें कि हरफ साकिन को, यानी पहला हरफ साकिन हो, हरफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक में, यानी पहला हरफ साकिन हो दूसरा हरफ मुतहर्रिक हो, तो हरफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक में इस तरह मिलाकर पढ़ना कि दोनों एक साथ मुशद्दिद हों। यानी जब हरफ साकिन हरफ मुतहर्रिक में, हरफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक में जब मिलाया जाएगा तो वो मुशद्दिद हरफ होंगे। उनको इस तरह से मिला के पढ़ना कि दोनों मुशद्दिद हों और पहले हरफ को मुदगम, दूसरे को मुदगम फ़ी बोला जाता है। यानी जो हरफ साकिन है हम उसको क्या बोलेंगे? मुदगम, और जो हरफ मुतहर्रिक है हम उसको क्या बोलेंगे? मुदगम फ़ी। यानी मुदगम जो है वो हरफ साकिन होगा, मुदगम फ़ी जो है वो हरफ मुतहर्रिक होगा। यानी मुदगम को मुदगम फ़ी में इस तरह से मिलाकर पढ़ना कि दोनों एक साथ मुशद्दिद हों। तो ये तो हो गया इदगाम। अब ये इदगाम की तारीफ़ थी। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद बा या मीम में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना या इख्फा होगा। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो क्या होता है। वो बोलते हैं कि मीम साकिन के बाद, मीम साकिना के बाद दूसरी मीम आए, मीम साकिना के बाद दूसरी मीम आए तो दोनों को एक साथ गुन्ना करते हुए मुशद्दिद पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, पहला हर्फ साकिन होगा, दूसरा मुतहर्रिक होगा, मुदगम को मुदगम फ़ी में मिलाएंगे तो वहाँ पे मुशद्दिद हरफ की तरह उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे गुन्ना भी होगा और इसको इदगाम बोलते हैं। ये मीम साकिना की 3 हालतों में से एक हालत है। पहली हालत है इदगाम, इख्फा और इजहार। ठीक है, उसमें से ये पहली हालत है कि मीम साकिने के बाद दूसरी मीम आए तो दोनों एक साथ
غنہ کرتے ہوئے مشدد پڑھیں گے، یعنی پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، ساکن حرف کو متحرک حرف میں مدغم فی میں ملائیں گے تو مشدد حرف کی طرح پڑھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ، یہ وَلَكُمْ کی جو آخری حرف ہے وہ میم ہے، اور دوسرا حرف جو شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں جو حرف ہے وہ میم ہے، لیکن پہلے حرف کے آخر میں جو میم ہے وہ ساکن ہے، دوسرے حرف کے شروع میں جو میم ہے وہ متحرک ہے۔ تو ہم اس کو میم کے ساتھ جب ملائیں گے، ادغام کریں گے، میم کا میم میں ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسرے میں ملا دینا، یعنی میم کا میم میں جب میم کو میم میں ملائیں گے، میم ساکن کو میم متحرک میں ملائیں گے تو اس کو ادغام بولا جاتا ہے۔ تو یہ مشدد حرف کی طرح اس کو پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری حالت دیکھتے ہیں کہ میم ساکنہ کے بعد اگر با آئے تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری حالت دیکھیں کہ میم ساکنہ کے بعد اگر با آئے تو میم میں غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں کی نرمی سے ادا کریں۔ میم ساکنہ کے بعد اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آئے تو ایک ساتھ جو ہے وہ غنہ کرتے ہوئے مشدد حرف پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ وہ بول رہے ہیں کہ میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو میم میں غنہ کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کی نرمی سے ادا کریں گے، جیسے یعتصم باللہ، یہ دیکھیں میم ساکن ہے، اس سے آگے کیا آ رہا ہے، با آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کو اچھا یہ یاد رکھیں کہ اس کو اخفا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے وہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو ہے وہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا دوں گا، بلکہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ لام کے بارے میں ہوگا، اس کے بعد پھر غنہ اور اخفا کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو جی یہ یاد رکھیں کہ ابھی فی الوقت آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آئے تو اس میں غنہ ہوتا ہے، اور اخفا جو ہے میم ساکنہ کے بعد با آئے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ میم ساکنہ کے بعد با آئے تو میم میں غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں کی نرمی سے ادا کرنا ہے، جیسے یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ والا لیسن بہت پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔